इसमें जो है पहला है संघ की सरोजता का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी का मतलब है क्या? इसका मतलब होता है कि जैसे अभी बता रहा था कि संसद और राज्य विधानमंडल, तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों यदि किसी विषय पर विधि बना रहे हैं, किसी मान लीजिए समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना रहे हैं, तो न्यायालय जो है संसद की जो विधि है उसको जो है प्राथमिकता देगा। मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, मतलब संसद और विधानमंडल किसी विषय पर यदि कानून बना रहे हैं, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो ऐसी दशा में जो है संसद का जो कानून है उस कानून को जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। लिख दीजिए दोहराए, यदि संसद और राज्य विधानमंडल, यदि संसद और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची या किसी विशेष स्थिति में, समवर्ती सूची या किसी विशेष स्थिति में एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, तो न्यायालय संसद की विधि को प्राथमिकता देगा। तो न्यायालय संसद की विधि को प्राथमिकता देगा। तो न्यायालय संसद की विधि को प्राथमिकता देगा। सार तथा तत्व का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टांस। अब समझिए, पहले ये माना जाता है, सिद्धांत में माना जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत में तो है। लेकिन समस्या ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें जो हैं, भाई लिखित संविधान है, सब कुछ लिख दिया गया, फिर भी मैं बताया कि चाहे जितना लिख दीजिए स्पष्टता शक्तियों का विभाजन नहीं हो सकता है। जब स्पष्टता शक्तियों का विभाजन नहीं हो सकता तो ऐसी दशा में जो है व्यवहार में एक सरकार द्वारा, मतलब केंद्र द्वारा जैसे या राज्य द्वारा, एक सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर देता है, जाने अनजाने में अतिक्रमण कर देता है। तो ऐसी दशा में जो है न्यायालय जो है जिस सिद्धांत के आधार पर समस्या का समाधान करता है उस सिद्धांत को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टांस कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई न्यायालय जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जो है, जो विषय वस्तु है उसको जो है, जो विषय लिखा गया है उसके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है कि निर्धारित सीमा में कानून बनाया गया है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है व्यवहार में कुछ जो है उल्लंघन हो गया है। तो जो संविधान का सारतत्व है, जो विषय वस्तु का सारतत्व है, उसके आधार पर निर्णय करता है। तो उसके आधार पर जो निर्णय करता है उसी चीज को हम लोग जो है तत्व और सार का सिद्धांत कहते हैं। दो लाइन लिख दीजिए। जब कोई विधानमंडल अन्य विधानमंडल के कार्यक्षेत्र में आने वाले, जब कोई विधानमंडल सिंपल लिखिए, जब कोई विधानमंडल कानून बनाता है, ऐसे लिखिए, जब कोई विधानमंडल कानून बनाता है, जब कोई विधानमंडल कानून बनाता है तो कभी कभी
दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर देता है, दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर देता है, या कानून का कुछ भाग अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके, कानून का कुछ भाग अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके दूसरी विधायिका में प्रवेश कर जाता है, दूसरी विधायिका में प्रवेश कर जाता है, तो न्यायालय इस सिद्धांत के द्वारा समस्या का समाधान करता है। तो न्यायालय इस सिद्धांत के द्वारा समस्या का समाधान करता है, ब्रैकेट में बनाए गए कानून को विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है, बनाए गए कानून को विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। तो न्यायालय जो है कानून जो बनाया गया है, जो विषय वस्तु का दृष्टिकोण है, अभिप्राय है, इंटेंशन है, उसके आधार पर देखने का प्रयास करता है कि निर्धारित सीमा में कानून बनाया गया है कि नहीं। यदि मान लीजिए कुछ लगता है कि कुछ आच्छादित हो गया है, दूसरी विधायिका में कुछ कानून प्रवेश कर गया है, लेकिन उसका इंटेंशन यदि सही है तो ऐसी स्थिति में जो है उसको वैध माना जाएगा। जिसे एनआईए जो बनाया गया था, तो हम कहते हैं एनआईए आतंकवादी गतिविधि के लिए बनाया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था में दूसरे, भाई कानून व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, तो उसके सूची में प्रवेश कर गया। अब राज्यों ने जाकर मुकदमा दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सुनिए, ये एनआईए अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अवैध नहीं है, क्योंकि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह जो संस्था बनाया गया वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ऐसी दिशा में कोई समस्या नहीं। यदि थोड़ा बहुत आच्छादित व्यवहार में कर भी देता है, लेकिन उसका जो इंटेंशन है, वो यदि वह इंटेंशन सही है तो उसको वैध घोषित किया जा सकता है। अब जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस का जो सिद्धांत था, उसका सबसे पहले प्रयोग जो है 1959 में जो है राजस्थान बनाम जी चावला का जो वाद आया था उसी में किया गया। नोट करके नीचे लिख दीजिएगा। इसका सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य बनाम जी चावला वाद 1959 में किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधायन का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत, कलरेबल COLOURABLE, यह भी जो है पीथ एंड सबस्टेंस सिद्धांत से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कलरेबल लेजिस्लेशन, इसको आभासी विधायन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे एक विधानमंडल जो है अन्य विधानमंडल के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय में सीधे कानून बना देता है। एक विधानमंडल दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में जाकर सीधे ही कानून बना देता है। अब यहां समस्या ये होता है कि लगता तो है कि वो अपने क्षेत्र में कानून बनाया है, लेकिन पूर्णतः जो है दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। बाहरी रूप से तो लगेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, लेकिन यदि उसको डेप्थ में देखने का प्रयास किया जाएगा, उसको जो है सूक्ष्म विश्लेषण किया जाएगा, तो ऐसी दिशा में जो है दूसरी की विधायिका की कार्यशक्ति में वह प्रवेश कर चुका है।
तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है इस सिद्धांत का प्रयोग करता है और न्यायालय उस कानून को जो है देखा जाए तो मान लीजिए सीधे दूसरे के कानून में हस्तक्षेप कर दिया तो अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि बाहरी रूप से तो लग रहा है लेकिन वास्तव में पूर्णतः जैसे मैं बताया कि पीथ एंड सबस्टांस थ्योरी में कानून का कुछ भाग थोड़ा सा टच कर रहा है, यहां पर पूर्णतः ही टच कर गया है लेकिन बाहरी रूप से लग नहीं रहा है कि टच किया है। तो ऐसी दिशा में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और न्यायालय इस पर निर्णय करता है। इस सिद्धांत का प्रयोजन यह है, इस सिद्धांत की मूल भावना यह है कि विधायिका जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहा है, सीधे नहीं कर पा रहा है, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता है। जो काम आप सीधे नहीं कर सकते नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं सीधे कोई बात नहीं बोलेंगे, घर में देखिए दूसरे से बोलवाएंगे, अपनी बात को रखने के लिए दूसरे से बोलवाएंगे। अब मान लीजिए दूसरा व्यक्ति नाराज हो गया, घर में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मम्मी को कोई बात कहना है तो मम्मी क्या बोलेगी बच्चे से, मान लीजिए हमारे घर भी कोई बात कहवाना है तो विशु आस्था लोग बोल देंगे, उतना तो हम समझ ही जाते हैं कि मामला इन लोगों का नहीं, मामला उधर से है। तो मान लीजिए मामला ठीक तब तो ठीक, अब मामला खत्म तो खत्म। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता है तो न्यायालय कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं हो सकता है। यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से वो काम करने का प्रयास करेंगे तो भी गलत है। लिख दीजिए, यह सिद्धांत संघवादी संविधान में लागू होता है, संघवादी संविधान में लागू होता है। इसके तहत विधायिका किसी अन्य विधायिका के कार्यक्षेत्र में आने वाले, विधायिका किसी अन्य विधायिका के कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी विषय पर कानून बनाता है। ऐसा विधायन अप्रत्यक्ष और गोपनीय होता है, ऐसा विधायन अप्रत्यक्ष और गोपनीय होता है, बाह्य रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, बाह्य रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अप्रत्यक्षतः आबलिक अभिप्राय इंटेंशन, अभिप्राय इंटेंशन, अभिप्राय इंटेंशन दूसरी विधायिका के कार्य में अतिक्रमण करना होता है। अप्रत्यक्ष आबलिक अभिप्राय रूप में दूसरी विधायिका में अतिक्रमण दूसरी विधायिका में प्रवेश कर जाता है। एक्चुअल में एक केस आया था केरल का, मोपिल नायर का केस आया था। तो मोपिल नायर बनाम केरल राज्य का केस आया था। तो मोपिल नायर बनाम केरल राज्य का जो केस आया था, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया था। संविधान में नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेबल लेजिस्लेशन का। तो अब केस ये था कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए शुरुआती दौर में भाई 1976 से पहले शिक्षा की सूची का विषय था राज्य सूची का, केरल सरकार ने कानून बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा केवल शिक्षा ही नहीं है ना, जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता से भी जुड़ा हुआ मामला होता है, और एकता अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। इन्होंने जो है कानून बनाया शिक्षा पर और ऐसा शिक्षा पद्धति लागू किया, ऐसा विषय वस्तु लागू किया जिससे एकता अखंडता प्रभावित हो जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भले ही शिक्षा राज्य सूची का विषय आप कानून बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं कानून बनाएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होने लगे। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कलेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधायन का सिद्धांत उसने दिया और उसी के आधार पर अब निर्णय होता है। चौथा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन
डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन, अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत, अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत, अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत, अर्थ के अल्पीकरण। कुछ लोग देखिए, मान लीजिए जैसे गाना द्व्यर्थी बनता है, भोजपुरी गाना देख ही रहे होंगे, तो मान लीजिए हमें कहते हैं जो भोजपुरी गाना बनता है, तो अब ये बताइए बहुत सारा द्व्यर्थी गाना बनता है। अब द्व्यर्थी गाना बनता है तो वास्तव में वो जो गाना बनाया गया उसका अर्थ है क्या? उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन। उस गाने का जो बहुअर्थी जो आपने प्रयोग किया है, तो वास्तव में जो है आप कह देते हैं हम तो ऐसे ही गाना गा दिए, ऐसे ही नहीं गा दिए। उस गाने का निश्चित अर्थ है, भले वो गाना सीधे नहीं पता चल रहा है, लेकिन गाने का निश्चित अर्थ है। जब सुप्रीम कोर्ट जो है अर्थ को लेकर जब निर्णय करता है, कि आपके कहने का क्या अर्थ हुआ, मतलब मैं बताया ना कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं तो सीधा बात नहीं बोलेंगे, घुमा फिरा कर इधर उधर बोलेंगे। अरे सीधा बोलिए ना। तो सीधा जो अर्थ सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करता है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में भी इसका प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। तो जीवन का अधिकार का मतलब क्या हुआ? जीवन के अधिकार का अर्थ क्या हुआ? आप कह रहे हैं जीवन का अधिकार, अरे भाई उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है, उसमें जो है पानी पीने का अधिकार भी शामिल है, 8 घंटा सोने का भी अधिकार शामिल है। इसको ना जीवन कहा जाएगा? आप कह रहे हैं हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रहे हैं, और राइट टू प्राइवेसी है ही नहीं है। जो केस आया था पुट्टा स्वामीवाद, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रयोग किया और कहा कि भाई बताइए, जो आप कह रहे हैं राइट टू प्राइवेसी, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही पार्ट है। कोई व्यक्ति जो है अपने अपने हर बात को नहीं बताना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं पूछेंगे। भाई किसी कोई व्यक्ति है मान लीजिए नहीं बताना चाहता है, शादी ब्याह होता है, देखिए आदमी कह देता है कि भाई देखिए हमारा पुराना बात मत खोजबीन करिएगा, और न तो हम आपका पुराना बात खोजबीन करेंगे। अब ये नहीं कि पता चले कि मान लीजिए हमारा कहीं शादी हुआ, अब मैं जो है जा जाके गांव में घूम के पूछ रहा हूँ कि कुछ पता चला, कुछ पता चला, तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अब पता लगे कि वो भी हमारे बारे में जाके पता कर रहे हैं कि कुछ पता चला, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। तो मान लीजिए अब ये बताइए, अब उसको अरे हो गया ठीक है अपना जीवन, अब हम लोग शादी ब्याह कर लिए, एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, विश्वास है, काम खत्म। तो कहीं ना कहीं ये चीज होना चाहिए ना। पुराना बात को क्या मुर्दा उखाड़ रहे हैं, गड़ा हुआ मुर्दा क्या उखाड़ रहे हैं, उसको कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पर अर्थ के अल्पीकरण का मतलब ये हुआ कि वास्तविक अर्थ उसका क्या है, तो लिखिए इसमें न्यायालय किसी कानून के बनाए जाने पर बहुअर्थी शब्दों के लिए निश्चित अर्थ निकालने का प्रयास करता है, निश्चित अर्थ निकालने का प्रयास करता है, निश्चित अर्थ निकालने का प्रयास करता है, जिससे पता किया जा सके कि जिससे पता किया जा सके कि विधायिका विधायी सीमा के तहत ही कार्य किया है, विधायी सीमा के तहत ही कार्य किया है, अर्थात कानून में लिखे गए पहलुओं का वास्तविक अर्थ निकालना। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत,
क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत। सामीप्य टेरिटोरियल TERRITORIAL बोला था कि संविधान वही नहीं, बहुत सारा चीज है, पूछ देगा सब बर्बाद कर देगा। बाद में पढ़ाने से अच्छा है पहले पढ़ लीजिए, बाद में हम भी नहीं बोलेंगे कि देखिए ये आपका सिलेबस था, हमको भी जो पढ़ाना है वो पढ़ा देंगे, बाद में एनालिसिस करने से कोई फायदा है नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तबीयत खराब है, जितना इलाज कराना हो इलाज करा लीजिए, अब मर जाने के बाद पता चले कि बोल रहे हैं कि जानते इलाज करा दिया होता तो बच गया होता, क्यों नहीं इलाज करा दिए? इसलिए कहा जाता है कि भाई स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए ना, पहले ही स्वास्थ्य पर ध्यान, उल्टा सीधा गोलगप्पे खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, इधर उधर जो है, जितना भी मुखर्जी नगर में शाम को पूरा बाजार लगता है यहाँ भयंकर, तो जाता हूँ नीचे ना, अब आजकल मौजूद नहीं है तो मैं खुद ही गाड़ी जाता जाता हूँ, देखता हूँ पूरा एकदम मेला लगा हुआ है, बच्चा लोग अपना चाउमीन चाय पकौड़े क्या क्या अपना दबा के खा रहा है। अरे उस सब गर्मी में नहीं खाने लगे, तबीयत खराब हो जाएगा। क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत। तो क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत का मतलब यह है कि एक विधायिका, एक राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल है, वह जो है किसी दूसरे राज्य के किसी भाग के लिए कानून नहीं बना सकती। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग के यहाँ सीमा विवाद है, अब सीमा स्पष्ट है नहीं, अब एक राज्य की विधायिका जो है कोई कानून बनाया, जैसे मान लीजिए केरल और जो है तमिलनाडु, केरल और जो है कर्नाटक के मध्य जो सीमा है उसका विवाद है ना, जैसे मान लीजिए असम मेघालय के मध्य विवाद है, असम मिजोरम के मध्य विवाद है, तो ना असम नागालैंड के मध्य विवाद है, तमाम आप लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सीमा विवाद है, तो कोई एक राज्य जो है कानून बनाया और वह मान लीजिए सीमा पर कोई दूसरा क्षेत्र है, दूसरे राज्य का क्षेत्र है जो अभी निर्धारित नहीं है, अब वहां पर होता क्या है कि वो कानून दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। सिद्धांत तो यही है कि आप कानून बनाए तो अपने क्षेत्र के लिए बनाइए, लेकिन एक अपवाद है कि किसी एक राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया और सीमा पर दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरे राज्य का जो क्षेत्र है, वह मान लीजिए विरोध नहीं कर रहा है या उसकी जो है उसके कानून से वह मेल खाता है या वहां के लोगों के लिए लाभदायक है, तो ऐसी दशा में भले ही दूसरे राज्य ने कानून बनाया है, वो दूसरे राज्य के क्षेत्र में लागू हो जाएगा। इस चीज को हम लोग जो है क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत का लिख दीजिए। किसी एक राज्य की विधायिका, किसी एक राज्य की विधायिका दूसरे राज्य दूसरे राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून नहीं बना सकता, लेकिन बनाया गया कानून यदि उस क्षेत्र के लिए लाभदायक है या विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध रखता है, या विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध रखता है,